Good morning student. In this video lecture we will start chapter 3 of mathematics 1 trigonometric function. तो trigonometric function स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए ताकि वो जो इस चैप्टर के अंदर यूज़ होगी, जिसमें से पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू होती है, जो टेबल है। ये टेबल सभी को याद होगा, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखना है ताकि चैप्टर के अंदर ये यूज़ होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जो वैल्यूज़ है एटलीस्ट कम से कम आपको 90 तक के याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू, जैसे साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, इसकी बहुत सारे ट्रिक भी है याद रखने के। ये टेबल को 90 तक याद रखने के, और 90 तक याद होना ही चाहिए सारे के सारे स्टूडेंट को। ये बहुत सारा जो है वो कैलकुलेशन में आएगा बीच में। तो जैसा देखो, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, साइन π/2 1/2 होता है, साइन π/4 1/√2 होता है, साइन π/3 √3/2 होता है, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। अब इसको क्या करो, कॉस के लिए जो है वो किस तरह से याद रखना है, इसको रिवर्स कर दो, राइट। तो रिवर्स कर देंगे तो कॉस 0 1 और ये √3/2, उसके बाद 1/√2 1/2 और 0, ठीक है। फिर इसके बाद आपको पता है 10 जो है वो 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो ये वैल्यू को डिवाइड कर दो, 0/1 0 होगा, 1/2 √3/2 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 √2 1/√2 1/√2 कैंसिल 1 √3/2/1/2 2 कैंसिल √3 1/0 इन्फिनिटी। उसके बाद कॉट की वैल्यू कैसे याद रखेंगे, 10 का इन्वर्स होता है, कॉट इज इक्वल टू 1/10 होता है। तो 0/0 0 मतलब कितना हो जाएगा, 1/0 0/1 1/0 इन्फिनिटी। 1/√3 का इन्वर्स कितना हो जाएगा, √3। 1 का इन्वर्स 1 होगा, √3 का इन्वर्स 1/√3 होगा, इन्फिनिटी का इन्वर्स 0 होगा, 0 का इन्वर्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का 0। फिर इसके बाद सेक मतलब जो है वो कॉस का इन्वर्स होता है, 1/sec इज इक्वल टू कॉस होता है, और 1/cos इज इक्वल टू सेक होता है। तो सेक की वैल्यू लिखना है, मतलब आपको 1/cos करना है। तो ये कॉस की वैल्यू को क्या कर दो, आप इन्वर्स कर दो, 1/1 1 होगा, √3/2 का इन्वर्स 2/√3 होगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, 1/2 का 2 और 0 का इन्फिनिटी हो जाएगा। उसी तरह से कोसेक जो होता है वो 1/sin होता है। कोसेक बोले तो 1/sin मतलब 0/0 का इन्वर्स इन्फिनिटी, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का इन्वर्स 2/√3 और 1 का इन्वर्स 1। इस तरह से ये टेबल सभी को याद ही होगा और ये आपको याद रखना है। ये पहली चीज़ आपको याद रखना है इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, अगर आपको प्रिपेयर करना है तो। उसके बाद दूसरी अलाइड एंगल फार्मूले। अलाइड एंगल फार्मूले होते हैं, बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जिसमें से कुछ रिजल्ट आपको याद रखने हैं, उसकी टेक्निक याद रखने हैं ना, सारे के सारे रिजल्ट आपको आ जाएंगे। मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक बता देता हूँ, उसके बाद हम हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखो, ये 4th क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट के अंदर ये 1st क्वाड्रेंट है, ये 2nd क्वाड्रेंट है, ये 3rd क्वाड्रेंट है और ये 4th क्वाड्रेंट है। उसके बाद आपको पहली चीज़ ये याद रखना है, इसके अंदर 1st क्वाड्रेंट के अंदर सारे रेशोज़ की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जितने 6 रेशोज़ है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की जो वैल्यू होती है 1st क्वाड्रेंट के अंदर वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। 2nd क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है ओनली, और बाकी जो रिमेनिंग 4 रेशोज़ है उसकी नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद 3rd क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, बाकी जो 4 रिमेनिंग रेशोज़ है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। 4th क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी जो रिमेनिंग 4 रेशोज़ हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव होती है। अब इसकी बहुत सारी ट्रिक भी बताते हैं, जैसा यहाँ से आप ये ऐसे याद रख सकते हैं कि देखो, ये सी, कॉस का सी ले लो, ऑल का ए ले लो, साइन का एस ले लो और टेन का टी ले लो, तो ये हो जाएगा कास्ट, ठीक है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, और भी बहुत सारी ट्रिक बताते हैं। डायरेक्ट जैसा भी आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि कौन सा रेशो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना आपको कैलकुलेशन करने के लिए। आपको प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सोल्यूशन आगे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये याद रखना है कि कौन सा रेशो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। दूसरा, जो क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो याद रखना है। देखो, जैसा मैं एंगल जो बनता है, एंगल मतलब इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बनाएंगी उस एंगल को क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन बोलते हैं। जैसे ये वाली जो लाइन है, जैसे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये जो एंगल बना, इस एंगल को क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन बोलते हैं, और इसी का हम रेशो कैलकुलेट करते हैं। जो ये 6 रेशो है, इसी एंगल का कैलकुलेशन रहता है, ठीक है। तो अब मैं जो है यहाँ से ये जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो कैसे याद रखना है आपको। जैसा यहाँ से ये लाइन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगी तो एंगल जो है पॉजिटिव, वो लाइन और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में कोई एंगल नहीं बना, मतलब 0 का एंगल बना, तो 0। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो रेंज है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ये 0 है, राइट है।
उसके बाद अगर वाई एक्सिस का एंगल अगर अब देखेंगे तो वाई एक्सिस का एंगल कितना है, π/2 है। ये जो एंगल है π/2 है। फिर उसके बाद आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएंगे तो ये पाई हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 3π/2 हो जाएगा। नेगेटिव वाई एक्सिस पे आएंगे तो और वापस घूम के आएंगे तो यहाँ पे ये पूरा एंगल जो है वो कितने का हो जाएगा, 2π का एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो 2π एंगल बन जाएगा। तो आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखना है फिलहाल तो, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो एंगल है वो 0 है और 2π है। अगर यहीं से स्टार्ट करेंगे तो एंगल 0 है और वापस पूरा घूम के एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो वो एंगल कितने का हो जाएगा, 2π का हो जाएगा। और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का आपको एंगल याद रखना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल कितना है, पाई है, ठीक है। तो देखो पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल आएंगे। ये पूरा का पूरा एंगल जो है, पूरा एंगल जो है वो कितना है, पाई है। यहाँ से लेके यहाँ तक के पाई है। अब आपको जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या हो सकता है, ये पूरा एंगल पाई है और पाई में से समथिंग माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो एंगल को आप माइनस काउंट करेंगे, ये भी आपको पता है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो एंगल को आप पॉजिटिव काउंट करेंगे। तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल बनेगा वो जिसका जनरल फॉर्म क्या होगा, उसका जनरल फॉर्म होगा ये पूरा का पूरा पाई हो गया और पाई में से समथिंग अगर माइनस करेंगे, पाई में से अगर समथिंग माइनस करेंगे तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो पाई माइनस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आपको ये याद रखना है, पाई माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये यहाँ से यहाँ तक के तो एंगल पाई हो गया। अब आपको थोड़ा सा अगर प्लस करेंगे आप, ये पाई के अंदर अगर कुछ एंगल ऐड करेंगे, पाई प्लस थीटा, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये दो याद रखना है आपको, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कितना है, पाई प्लस थीटा। अब ये पूरा एंगल अगर यहाँ से लेके यहाँ तक के आप घुमाएंगे तो ये पूरा का पूरा 2π हो जाएगा। अब एंगल 2π के अंदर अगर समथिंग माइनस करेंगे, एंगल 2π के अंदर अगर आप माइनस करेंगे, 2π में समथिंग अगर माइनस करेंगे तो ये जो एंगल है 2π माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा, राइट है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, तो ये याद रखना है। और भी है इसके अंदर, π/2 से भी आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। π/2 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, π/2 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट है। ये 0 माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट का आ सकता है। मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना आपको इस चैप्टर के लिए ज़रूरत है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट का 2π माइनस थीटा। और ये जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, ये तो डायरेक्टली आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। अब जो है ये अलाइड एंगल है, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा अलाइड एंगल है। अब इसका रिजल्ट कैसे बनता है, जैसा इस तरह से देखो, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा लिख दिए। पाई माइनस थीटा जो है कौन से क्वाड्रेंट का एंगल था, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल था, इसलिए आंसर जो है वो प्लस आया, ठीक है। और अगर आपको ये पूछे साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। डायरेक्टली आपको साइन थीटा लिख देना है। और पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसलिए ये आंसर जो है वो माइनस आया। इस तरह से कोई भी ये जो जितने भी ये तीनों के तीनों क्वाड्रेंट के जो एंगल दिख रहे हैं, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसा मुझे लिखना है 10 2π माइनस थीटा, 10 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, डायरेक्टली आप लिख लेंगे 10 थीटा प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये आपको देखना है। तो 2π माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 10 नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर इसका नेगेटिव रहेगा, ठीक है। उसी तरह से आप कोई भी बना सकते हैं, जैसा सेक पाई प्लस थीटा आपको लिखना है, सेक पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप सीधा सीधा सेक थीटा लिख लो पहले, और प्लस आएगा या माइनस आएगा सिर्फ वो देखना है आपको। तो सेक थीटा प्लस होगा माइनस होगा पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर इसका नेगेटिव रहेगा, ठीक है। इस तरह से जो है ये टेक्निक जो है वो याद रखना है। देखो इसके अंदर जो है वो 6 रेशो के लिए 6 फॉर्मूले बनेंगे, पाई माइनस थीटा के लिए, पाई प्लस थीटा के लिए 6 बनेंगे, 2π माइनस थीटा के लिए 6 बनेंगे। तो ये 18 फॉर्मूले हो जाते हैं, जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। इसके अंदर पाई के लिए पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, इसके लिए जो है वो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोसेक का कोसेक, जो रेशो है वो एग्जैक्टली सेम लिख देना है। बस प्लस आएगा या माइनस आएगा तो आप ये चेक कर लेना कि कौन से रेशो में कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशो जो है वो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव रहेगा, अगर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव रहेगा। जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया हूँ, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। कॉट पाई माइनस थीटा अगर आपको कैलकुलेट करना है, कॉट पाई माइनस थीटा, तो आप सीधा कॉट थीटा लिख दो,
कॉट थीटा। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा तो ये चेक करो, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर जो है उसका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है जो मैं सिंपल कम वक्त में जो है इसको रिवाइज करवाया हूँ। एक ये टेबल याद रखना है और ये अलाइड एंगल जो मैं 3 अलाइड एंगल बताया हूँ आपको, ये याद रखना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। यहाँ से आपका चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एन इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जिस इक्वेशन में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उस इक्वेशन को आप क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 इस इक्वेशन के अंदर साइन थीटा आ गया, इसलिए इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेगी। और भी बहुत सारे हैं जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी। राइट है, तो जिस इक्वेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, मतलब ये 6 रेशो में 6 फंक्शन में से कोई भी अगर आपको किसी इक्वेशन में दिखा, मतलब वो इक्वेशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दैट सैटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो वेरिएबल की वैल्यू उस इक्वेशन को जो सैटिस्फाई करेंगी उस वैल्यू को बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू π/6 satisfy the equation sin theta is equal to 1/2, therefore theta is equal to π/6 is solution of sin theta is equal to 1/2। राइट है, तो देखो आपको पता है sin theta is equal to 1/2 मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, π/6 है, तो थीटा इज इक्वल टू π/6 इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू π/6 जो है वो इस इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। राइट है, वैसे ही जैसे ये इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं थीटा इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू रखता हूँ तो इक्वल टू आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 1 ही आने वाला है। जैसे π/2 रखता हूँ, थीटा इज इक्वल टू π/2 रखूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, ये साइन π/2 की वैल्यू 1 स्क्वायर 1 होता है, प्लस कॉस π/2 की वैल्यू 0। राइट है, तो 1 + 0 आंसर 1, तो थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा इज इक्वल टू π/2 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो ये जो थीटा इज इक्वल टू π/2 है, ये π/2 जो है वो इस इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसके अंदर जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है उस वैल्यू को उस इक्वेशन का सोल्यूशन बोलेगी। जैसे मैंने आपको ये 2 एग्जांपल दिया हूँ, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू π/2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू π/2 इसका सोल्यूशन है। थीटा इज इक्वल π/6 इस इक्वेशन के लिए π/6 और थीटा इज इक्वल टू π/2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए π/2 इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन मतलब ये कि पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो अपनी वैल्यू को जो है वो रिपीट करते हैं। राइट है, कुछ इंटरवल के बाद वो अपनी वैल्यू को वापस से जो है रिपीट करेंगे। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो है वो बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। और इसी प्रॉपर्टी के बेस पर जो है वो इसके सोल्यूशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करें, एक जनरल सोल्यूशन और एक प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है और फिर उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं हम टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल सोल्यूशन। अ सोल्यूशन अल्फा ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन इफ 0 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन 2π। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी होने की वजह से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पीरियोडिक होते हैं, मतलब पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को जो है वो रिपीट करते हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं और इनफाइनाइट सोल्यूशन में से वो सोल्यूशन जो 0 2π के बीच में होगा उस सोल्यूशन को बोलेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन। राइट है, देखो अल्फा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन है, इसको प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलेंगे अगर ये 0 और 2π के बीच में है। राइट है, ध्यान रखना है कि 0 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन 2π मतलब एग्जैक्टली इक्वल टू 2π नहीं होना चाहिए, 2π से थोड़ा छोटा होना चाहिए। 0 इक्वल हो सकता है 0 से लेके 2π के बीच में। तो ये सारे सोल्यूशन जो 0 से 2π के बीच में होंगे सारे के सारे प्रिंसिपल सोल्यूशन होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की। फॉर एग्जांपल π/6 5π/6 दोनों के दोनों 0 और 2π के बीच में है और ये दोनों भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये π/6 और 5π/6 जो है वो इसके सोल्यूशन है और चूंकि ये दोनों भी 0 और 2π के बीच में है इसलिए दोनों को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलेंगे। राइट है, दोनों भी प्रिंसिपल सोल्यूशन है इस इक्वेशन के। अब प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं जैसे बताया आपको जो अलाइड एंगल वाला स्टार्टिंग में बताया कंसेप्ट पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा,
उन रिजल्ट से जो है हम प्रिंसिपल सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे जो 0 और 2 पाई के बीच में रहेंगे। तो चलिए देखते हैं अब एग्जांपल प्रिंसिपल सोल्यूशन हमको कैलकुलेट करना है। एग्जांपल है फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। ये टोटल 10 क्वेश्चन है, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ और बाकी जो क्वेश्चन बाकी रहेंगे वो आप सॉल्व करेंगे। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल सोल्यूशन मतलब आपको वो सोल्यूशन कैलकुलेट करना है जो 0 और 2 पाई के बीच में, राइट है। देखो इस तरह से ये है आपका 0 एंगल और ये ही है आपका 2 पाई एंगल। जब ये वापस घूम के यहाँ पे आ जाएगा तो ये 2 पाई एंगल हो जाएगा, राइट है। तो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में इस इक्वेशन के जितने भी सोल्यूशन है वो आपको कैलकुलेट करके बताना है, वो इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन है। तो देखो मैं अलाइड एंगल का जो है वो यूज़ करता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो पहले तो आप डायरेक्टली वैल्यू लिख लो। साइन की कौन सी वैल्यू 1/√2 होती है, जस्ट अभी हमने टेबल में देखे है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4, राइट है। 1/√2 मतलब साइन पाई बाय 4 होता है। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो यहाँ पे साइन है तो इसलिए भी मैं यहाँ पे 1/√2 की वो वैल्यू लगा देता हूँ जो साइन की है। साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1/√2। अब देखो अलाइड एंगल का हेल्प यूज़ करेंगे हम, वो साइन पाई बाय 4 साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 से 2 पाई के बीच में और कौन सी वैल्यू जो है वो साइन की सेम आएंगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अलाइड एंगल जो होते हैं पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस 2 पाई माइनस थीटा, ये सारे के सारे जो है वो अलाइड एंगल है। इसके अंदर साइन में ही चेंज होता है। इस तरह से साइन जैसा साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू आंसर कितना आता है, साइन थीटा ही आता है। सिर्फ साइन का फर्क है ओनली, राइट है। साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ही आता है, राइट है। उसी तरह से साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ही होता है। बस यहाँ पे जो है वो साइन का फर्क है। जैसे साइन पाई माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव आएगा। उसके बाद साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव होगा। साइन 2 पाई माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है इसलिए आंसर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, ये सारे के सारे जो है वो 0 और 2 पाई के बीच में ही हैं, राइट है। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए आपको इनमें से चेक करना पड़ेगा कि देखो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, साइन पाई बाय 4 पॉजिटिव है, तो साइन और कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो वो एंगल भी आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना है। तो देखो साइन जो है वो पॉजिटिव होता, कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा, राइट है। पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये वाला जो है मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4 तो है, राइट है। और पाई बाय 4 के अलावा मैं इसको और भी क्या लिख सकता हूँ, एंड साइन पाई बाय 4 को मैं पाई माइनस पाई बाय 4 भी लिख सकता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में भी इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, राइट है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों जो है वो 0 और 2 पाई के बीच में ही रहेंगे। ये साइन पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4, ये वाले रिजल्ट से साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अभी दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4 एंड ये क्रॉस मल्टीपल करो, 4 माइनस 1 कितना 3, तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो थीटा की दो वैल्यू आ गई। थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाय 4, साइन साइन कैंसिल होगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 होगा और कितना होगा 3 पाई बाय 4 होगा। ऑल्सो अब ये दोनों के दोनों वैल्यू जो है वो 0 लेस देन पाई बाय 4 लेस देन 2 पाई है, राइट है। ये जो वैल्यू है पाई बाय 4 0 और 2 पाई के बीच में है, एंड 0 लेस देन 3 पाई बाय 4 लेस देन 2 पाई है। 3 पाई बाय 4 भी जो है वो 0 और 2 पाई के बीच में है। तो देखो ये थीटा की दो वैल्यू आ गई और दोनों के दोनों वैल्यू जो है वो 0 और 2 पाई के बीच में, मतलब दोनों भी इसके क्या है, प्रिंसिपल सोल्यूशन है। तो आप यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड 3 पाई बाय 4 आर प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। इस तरह से जो है वो प्रिंसिपल सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। प्रिंसिपल सोल्यूशन मतलब 0 और 2 पाई के बीच में जितने भी सोल्यूशन है वो सोल्यूशन कैलकुलेट करना है आपको अलाइड एंगल के फॉर्मूले की हेल्प से। अब देखो एक और दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 है cos थीटा इज इक्वल टू -1/2,
ठीक है। तो पहले तो 1/2 कॉस का ये 1/2 कॉस के कौन से एंगल की वैल्यू होती है वो लिखेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाय 3 होता है, राइट है। कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 इज इक्वल टू कितना होता है 1/2 होता है। अब देखो ये माइनस कॉस पाई बाय 3 है, तो कॉस कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है आप ये देख लो, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, राइट है। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है पाई माइनस थीटा और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है पाई प्लस थीटा। तो माइनस कॉस पाई बाय 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा की जगह पाई बाय 3 एंड कॉस पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है। देखो पाई माइनस कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा और कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, राइट है। ये दोनों भी अलाइड एंगल आपको याद है, मैं यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ आपको। कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा और कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू भी होता है माइनस कॉस थीटा, राइट है। तो ये माइनस कॉस पाई बाय 3 आया था, इसलिए दोनों भी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 एंड कॉस पाई प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाय 3। ये दोनों रिजल्ट से, दोनों रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे टेक्निक बता रहा हूँ उसी टेक्निक से आप इसको लिखेंगे। पहले मैंने 1/2 मतलब कॉस का कौन सा एंगल पाई बाय 3, फिर कॉस कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर ये दोनों की एंगल से इसको यहाँ पे लिख लिया मैंने, थीटा की जगह यहाँ पे पाई बाय 3 है, तो ये हो गया कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 और कॉस पाई प्लस पाई बाय 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे और ये इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन हो जाएंगे। तो कॉस ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3 एंड कॉस ये हो जाएगा 4 पाई बाय 3 और दोनों के दोनों एंगल जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब ये 0 और 2 पाई के बीच में है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, थीटा की वैल्यू हो गई 2 पाई बाय 3, कॉस कैंसिल होगा तो 2 पाई बाय 3, यहाँ से कॉस कैंसिल होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 4 पाई बाय 3। ऑल्सो 0 लेस देन 2 पाई बाय 3 लेस देन 2 पाई एंड 0 लेस देन 4 पाई बाय 3 लेस देन 2 पाई। ये जो 2 पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3 है 0 और 2 पाई के बीच में है। ये आप यहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हैं, 2/3 करेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा और 4/3 करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट है। 0 और 2 पाई के बीच में आएगा। वैसे भी ये सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट यहीं से दिख रहा है कि ये 0 और 2 पाई के बीच में ही है, राइट है। तो देयरफॉर ये थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3 आर प्रिंसिपल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। इस तरह से जो है वो आप प्रिंसिपल सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। मैं और एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताता हूँ। एग्जांपल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है √3 कोसेक थीटा +2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले हम ये कोसेक थीटा को सेपरेट कर लेते हैं, 2 को साइड में शिफ्ट कर दें। तो √3 कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2, √3 को साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2/√3, ठीक है। तो 2/3 कोसेक के कौन से एंगल की वैल्यू होती है पहले ये लिख लेंगे। कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस, तो एज इट इज रहेगा कोसेक पाई बाय 3। कोसेक पाई बाय 3 इज इक्वल टू होता है 2/√3 होता है, राइट है। तो 2/√3 की जगह मैंने कोसेक पाई बाय 3 लगा दिया हूँ। अब देखो कोसेक कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, अब ये चेक कर लो। ये क्यों, ये आंसर नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव वैल्यू को चेक करना है आपको, ठीक है। तो नेगेटिव कोसेक होता है से थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इसके ऊपर लगा देते। तो माइनस कोसेक पाई बाय 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोसेक पाई प्लस पाई बाय 3 एंड कोसेक 2 पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। थीटा की जगह यहाँ पाई बाय 3 है, ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे पाई बाय 3 है। तो माइनस कोसेक पाई बाय 3 इज इक्वल टू कोसेक पाई प्लस पाई बाय 3, या फिर कोसेक पाई प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल टू माइनस कोसेक पाई बाय 3 और कोसेक 2 पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू भी कितना होगा, माइनस कोसेक पाई बाय 3 होगा, राइट है। और ये एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का है, इसलिए 0 और 2 पाई के बीच में ही है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक
कितना हो जाएगा 3 + 1 4, 4π/3 एंड कोसेक ये हो जाएगा 6 - 1 5π/3। अब देखो ये दोनों भी कोसेक थीटा इज इक्वल टू ये आ गया, कोसेक को कैंसिल करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4π/3 एंड थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 5π/3 और ये दोनों के दोनों 0 और 2π के बीच में है। आल्सो 0 लेस देन 4π/3 लेस देन 2π एंड 0 लेस देन 5π/3 लेस देन 2π। ठीक है, ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन भी है और साथ ही साथ 0 और 2π के बीच में भी है। देयरफॉर 4π/3 एंड 5π/3 आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ √3 कोसेक थीटा + 2 = 0। ठीक है, तो इस तरह से प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। ये बाकी रिमेनिंग जो है वो 7 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना है। इसमें डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से पूछना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है वो जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।